दोस्तों, मैं चंद्रमणि साहू पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के कारण अभी सभी शैक्षणिक संस्थान और सभी कोचिंग संस्थाएं बंद हैं, कक्षाएं नहीं लग पा रही है। तो इसी समस्या को देखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट पीएससी पाठशाला ज्ञान विहार अकादमी के द्वारा ऐसे वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो वन सेवा परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं। इन वीडियो लेक्चर्स की सहायता से आप अपने घर में रहकर ही अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो हमारी इंस्टीट्यूट पीएससी पाठशाला के द्वारा वन सेवा परीक्षा का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार पूरे टॉपिक वाइज वीडियो बनाया गया है, ताकि आप इन वीडियोस की सहायता से अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सके और अपने घर में रहकर ही वन सेवा परीक्षा की तैयारी कर सके। तो दोस्तों, अगर आप सभी वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे ये जो चैनल है पीएससी पाठशाला, इसको सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर रसायन विज्ञान, जो कि वन सेवा परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका पहला विषय है, उस पर बनाया गया है। आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का प्रारंभिक ज्ञान। रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं का दर या वेग। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर या वेग कहने का मतलब क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेज़ी से संपन्न होती है, उसको पूर्ण होने में कितना समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं या वेग भी बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी शब्द आप फिजिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। वेग जो है ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग से हम क्या बताते हैं? तो कोई भी वाहन कितनी तेज़ी से गति कर रही है उसी को हम वेग से बताते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में या एक निश्चित समय में किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को उस वाहन का वेग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास दो वाहन है ए और बी। एक जो है 40 किलोमीटर की दूरी, हम एक निश्चित समय ले लेते हैं 1 घंटे का। 1 घंटे में एक वाहन 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरा जो है वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस या 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ए का वेग कितना होगा? 40 किलोमीटर पर आवर। बी का वेग कितना होगा? 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर लिया और बी जो है वही उसी समय में सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर आपको पूछा जाए दोनों में किसका वेग ज़्यादा है, तो आप बोलोगे ए का वेग ज़्यादा है। ए का वेग ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि ए तेज़ी से गति कर रही है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी, जो कि बी से 2 गुना दूरी है, वो तय कर लेती है। तो जाहिर सी बात है कि ए की जो गति है वो बी से ज़्यादा है। मतलब वेग से हम किसी भी वाहन या किसी भी पिंड की गति को हम बता सकते हैं कि वो कितनी तेज़ी से गति कर रही है। ठीक वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग हम इसलिए ज्ञात करते हैं ताकि 2 या 2 से अधिक हमारे पास अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो उन अभिक्रियाओं में हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया ज़्यादा वेग से, ज़्यादा तेज़ी से संपन्न हो रही है। अगर हमारे पास 2 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उन दोनों का हमको दर या वेग पता है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया जल्दी संपन्न होने वाली है और कौन सी अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न होगी। पूर्ण होने में किसको ज़्यादा टाइम लगेगा और किसको कम टाइम लगेगा। तो दोनों लगभग सेम चीज़ें हैं। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस या दूरी या विस्थापन को कैलकुलेट करते हैं। विस्थापन क्या होता है तो आप पढ़ चुके होंगे, स्थिति में परिवर्तन। मतलब विस्थापन में हम किसी भी पिंड के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई नहीं नापते, उस पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को नापते हैं, मेज़र किया जाता है। अंतिम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की जो बीच की दूरी होती है उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन जो है उसके जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन बटे
समयांतराल मतलब किसी निश्चित समयांतराल में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग के बराबर होता है। सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक निश्चित समयांतराल में हम कैलकुलेट करते हैं। एक पर्टिकुलर समय ले लेते हैं कि इतने समय में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, चाहे वो अभिकारक की सांद्रता में हो परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो, दोनों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक निश्चित समय अंतराल में। तो वही क्या है, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। इसका डेफिनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इकाई समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग कहलाता है। तो दोनों का जो फॉर्मूला है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं, अंतर नहीं है। वेग का फॉर्मूला होता है, जनरली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मतलब ही होता है स्थिति में परिवर्तन। जो चीज़ परिवर्तित हो रहा है आप उसी को मेज़र करेंगे। यहाँ पर जब कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है, गति करती है, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो अंतर है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन को मेज़र किया जा रहा है और एक निश्चित समय में हम उस स्थिति परिवर्तन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को ज्ञात करते हैं तो हम एक निश्चित समय में उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको हम मेज़र करते हैं, या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको हम मेज़र करते हैं, मापते हैं, आकलित करते हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग जो है प्राप्त हो जाता है। अब आप इसको एक डेरिवेशन से भी समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बना। तो हम एक रासायनिक अभिक्रिया की कल्पना करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं R से क्या बनता है, P। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें R जो है अभिकारक है, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये क्या चीज़ है, उत्पाद है। R से क्या बन रहा है, P बन रहा है। एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जब ये अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस समय का कोई टाइम ले लेते हैं और वो टाइम है T1। T1 जब टाइम था, मतलब जब अभिक्रिया प्रारंभ जस्ट हुई थी, उस समय R का जो सांद्रता है, R की सांद्रता, उसको हम मान लेते हैं R1। सांद्रता को ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जब हम R की सांद्रता दर्शाएंगे तो उसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। इसी तरीके से P क्या है, उत्पाद। तो T1 समय में अभिकारक की सांद्रता कितनी है, R1, और उत्पाद की सांद्रता को हम क्या मान लेते हैं, P1। कुछ समय के बाद या जब अभिक्रिया समाप्त होती है उस समय का टाइम है T2 और अभिकारक की सांद्रता है R2 और उत्पाद की सांद्रता कितनी है, P2। अब हम क्या करेंगे, सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। तो परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाने के लिए हम डेल्टा का उपयोग करते हैं, डेल R, मतलब सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, बराबर हम क्या लिखेंगे, अंतिम सांद्रता, मतलब T2 समय इसकी अंतिम स्थिति है। तो उस समय इसकी सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, शुरुआत में जब हम T1 टाइम में जब सांद्रता या कैलकुलेट किए थे वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये हमको मिल गया डेल R। ठीक उसी तरीके से हम डेल P भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1। यहाँ से हमको मिल जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन।
क्या अंतर है, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता में कितना अंतर आता है। तो अंतर हम इसी तरीके से निकालते हैं, माइनस करके अंतिम सांद्रता में प्रारंभिक सांद्रता को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि दोनों के सांद्रता में कितना अंतर हुआ। अब समयांतराल, समय में कितना अंतर आया, तो डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। अब अभिक्रिया दर का मैं फॉर्मूला आपको बताया था, सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो हमारे पास समयांतराल कितना है, डेल टी। हम सबसे पहले अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं अभिकारक के कम होने की दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R की सांद्रता में कमी अपॉन क्या हो जाएगा, समयांतराल। या हम लिख सकते हैं R की जगह पे क्या आ जाएगा, R की सांद्रता में कमी कितनी हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन क्या आ जाएगा, डेल टी। या यहाँ पर भी आप लिख सकते हो T2 माइनस T1, शॉर्ट में क्या हो जाएगा, डेल R अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी, और यहाँ पे लग जाएगा माइनस साइन, ऋण चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पे हम अभिकारक के कम होने की दर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ हमेशा कमी होती है। क्यों कमी होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी उस समय उत्पाद तो होगा नहीं, उत्पाद तो बाद में बनना शुरू होता है। तो शुरुआत में इसकी सांद्रता अधिकतम होती है और उत्पाद 0 होता है। जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो R से ही क्या बनने लगता है, P बनता है। मतलब R जब P में कन्वर्ट हो गया तो जाहिर सी बात है R की मात्रा क्या होते जाएगी, समय के साथ कम होते जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास 2 टैंक है, टंकी है पानी का, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, एक बराबर है। अब हम क्या करते हैं, ए हो गया और ये टंकी बी हो गया। हम ये मान के चलते हैं कि ये ए टंकी जो है पूरा पानी से भरा हुआ है यहाँ तक, मतलब ये क्या हुआ, हम इसको अभिकारक बोल सकते हैं या आर बोल सकते हैं, रिएक्टेंट। अब यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है, जिसकी वजह से पानी इधर से इधर अभी नहीं जा सकता। अब हम क्या करते हैं, इस वॉल्व को हटा देते हैं। जैसे ही हम वॉल्व को हटाते हैं, आप ये मान के चलिए रिएक्शन स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया अभिक्रिया। तो टंकी ए का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, बी में ही जाएगा, उसका फ्लो किधर होगा, टंकी बी की तरफ। धीरे धीरे करके पानी जब बी टंकी में आएगा तो पानी का जो लेवल है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, नीचे आने लगेगा। टंकी ए में पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभिकारक मतलब आर जो है अब किस में कन्वर्ट होते जा रहा है, पी में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो आर की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, और पी की मात्रा समय के साथ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पी बढ़ते जाएगा, आर जो है कम होते जाएगा। कब तक, जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। अब आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जब शुरुआत में जब ये टैंक फुल था, जब इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, तो उस समय पानी का जो प्रेशर है, फ्लो होने का जो स्पीड है, दर है, वो क्या होगा, वेग बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे जैसे पानी नीचे आने लगता है वैसे वैसे पानी का फ्लो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जब दोनों का लेवल इक्वल हो जाता है तो पानी फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक वही चीज़ होता है रासायनिक अभिक्रिया में। जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, मतलब जब टैंक फुल है, उस समय इसकी सांद्रता अधिकतम है और इसकी सांद्रता न्यूनतम। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, मतलब पानी ए से बी में जाने लगता है, तो अभिकारक की मात्रा कम होते जा रही है, कम होती है। और अभिकारक की मात्रा जब कम होते जाता है तो पानी का जो फ्लो है, मतलब अभिक्रिया का जो दर है, वो भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, अभिक्रिया का दर जो है कम होने लगता है।
जैसे कि पानी के फ्लो में हो रहा है। पानी का फ्लो मतलब क्या हुआ, फ्लो स्पीड है। पानी का स्पीड जैसे जैसे पानी कम होने लगता है वैसे वैसे फ्लो भी स्लो होने लगता है, स्पीड भी कम होने लगता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है आर का वैल्यू कम होते जाता है, आर की सांद्रता जो है कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, और जैसे जैसे आर की सांद्रता कम होती है अभिक्रिया का दर भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब अभिक्रिया जितनी स्पीड से प्रारंभ होती है उतनी ही स्पीड से नहीं चलती हमेशा। जैसे जैसे आर की सांद्रता कम होते जाता है अभिक्रिया का जो स्पीड है, वेग है, वो भी कम होने लगता है। और जब दोनों की सांद्रता इक्वल हो जाती है तब अभिक्रिया बंद हो जाती है। अभिक्रिया का दर या वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है? क्योंकि जब तक सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम दर को ज्ञात नहीं कर सकते। परिवर्तन होने का मतलब या तो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो जब दोनों तरफ सांद्रता इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ जैसे पानी का लेवल इक्वल हो गया तो पानी का फ्लो होना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक वैसे ही जब दोनों तरफ सांद्रता इक्वल हो जाता है तो अभिक्रिया होना बंद हो जाता है, क्योंकि आर का पी में बदलना बंद हो जाता है। तो आर की सांद्रता में भी परिवर्तन नहीं होता और पी की सांद्रता में भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर डेल आर का वैल्यू इसीलिए क्या आता है, ऋणात्मक आएगा। क्यों ऋणात्मक आ रहा है? क्योंकि जब हमने अभिक्रिया शुरुआत की उस समय क्या था, टैंक फुल था, मतलब पानी से भरा हुआ था पूरा। ये जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई मतलब उस समय आर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो ज़्यादा है। R1 का वैल्यू क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। और जब अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो कुछ समय के बाद जब हम T2 टाइम पर कैलकुलेट करते हैं तो R की मात्रा क्या हो जाए रहेगी, कम हो जाए रहेगी। इसलिए R1 का जो वैल्यू है वो R2 से ज़्यादा होता है हमेशा। इसीलिए R2 का जब हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और R1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसीलिए अभिकारक के कम होने की दर ये लिखा जाता है और इसका वैल्यू जो होता है वो ऋणात्मक आता है। अब हम प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं, उत्पाद के लिए। तो उत्पाद में वृद्धि की दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की सांद्रता में वृद्धि अपॉन क्या हो जाएगा, समय अंतराल। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं P2 माइनस P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता अपॉन क्या आ जाएगा, समय अंतराल T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल P अपॉन क्या हो जाएगा, डेल T। अब ये जो होगा वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि P की वैल्यू शुरुआत में क्या होती है, B जो टैंक है वो खाली रहता है, मतलब इसकी सांद्रता P की सांद्रता क्या है, कम है। T1 समय में P की सांद्रता क्या है, P1 जो कि कम आएगा। और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी मतलब पानी का फ्लो बढ़ते, पानी को जब हम फ्लो होना चालू होता है तो इसकी जो सांद्रता है वो समय के साथ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और समय के साथ जब बढ़ेगा इसका मतलब P की सांद्रता क्या हो रही है, समय के साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा P2 का वैल्यू P1 से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम डेल P का जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये लिखने का तरीका है कि डेल P अपॉन क्या आ जाएगा, डेल T। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को अगर आप लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, अभिकारक के कम होने की दर या उत्पाद में वृद्धि की दर। अब अगर हम कॉमन फार्मूला बनाएं जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों हो तो हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर या वेग इज इक्वल टू
हम लिखेंगे अभिकारक, या हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा, समयांतराल। ठीक, या हम लिख सकते हैं माइनस डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ब्रैकेट हमेशा रहेगा क्योंकि ब्रैकेट से ही कॉन्सेंट्रेशन को शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये हो गया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग। अब हम आगे बढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है या वेग है क्या होता है, ये तो हमने देख लिया। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेज़ी से संपन्न हो रही है, उसको पूर्ण होने में कितना समय लगता है, ये हमें पता चल गया। तो गति या वेग के आधार पर ही, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर ही रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है तीव्र अभिक्रिया, एक है मंद अभिक्रिया और एक होता है अति मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन क्या है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है, जो बहुत ही तीव्रता से संपन्न हो जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जो पलक झपकते ही हो जाए, जिसको होने में ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 सेकेंड का ही समय लगता है। 10⁻14 से 10⁻12 सेकेंड में ही जो अभिक्रिया संपन्न हो जाए, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहला कौन सा हुआ रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। फास्ट रिएक्शन। तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत ही तीव्रता से संपन्न होती है, ठीक है, जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम तीव्र रासायनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती है, और हम टाइम की बात करें तो ये 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻12 10⁻14 से 10⁻12 सेकेंड तक के समय में ही ये अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती है। अब ये अभिक्रियाएं इतनी तेज़ी से पूर्ण होती है, इतनी तेज़ी से होती है कि इन अभिक्रियाओं की दर का या इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है उसका हम कैलकुलेशन या आकलन जो है नहीं कर सकते प्रयोगशाला में, इसलिए इन अभिक्रियाओं का दर जो है ज्ञात नहीं किया जाता। इसका उदाहरण क्या है, तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती है, अधिकांश आयनिक अभिक्रियाएं अधिकांश जो आयनिक अभिक्रियाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, वो सभी के सभी तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, क्योंकि आयनिक अभिक्रियाओं में बंध जो है बनते नहीं हैं और न ही टूटते हैं। इसमें सिर्फ आयन जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स से बंध जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं आयनिक अभिक्रियाओं में जो उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है या अवक्षेपण की जो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रियाएं इसके अंतर्गत आती है, तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण के लिए आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड, इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर उदासीनीकरण होगा, रिप्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाता है। एक्वस फॉर्म में हमेशा ये जब होते हैं एक्वस
फॉर्म में जब रहेंगे तो ये Ag+ और NO3- आयन के रूप में डिवाइड हो जाता है, और NaCl जो होता है वो Na+ और Cl- में डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों में बॉन्ड बनता है और इन दोनों में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स से जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है ये उससे आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं होती है बहुत ही तीव्रता संपन्न होती है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है और न ही यहाँ पे किसी प्रकार के बंद ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो बॉन्ड को हमको क्या करना पड़े, अलग से तोड़ना पड़े। तो इसीलिए ये अभिक्रिया जो है बहुत ही तीव्रता से संपन्न होती है। अब आते हैं दूसरी अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया मतलब जो अभिक्रियाएं बहुत ही धीरे धीरे संपन्न, बहुत धीरे तो नहीं, धीरे धीरे संपन्न हो, उसको हम बोलते हैं मंद अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। मंद अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, थोड़ा ज़्यादा समय लगे, उसे हम बोलते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रियाएं जो धीरे धीरे संपन्न होती है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय लग सकता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बॉन्ड का जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, ठीक है। और जब बंध टूटता है और बंध बनता है तो उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक वो ऊर्जा उसको प्राप्त न हो तब तक नया बंध बन नहीं सकता और पुराने बंध टूट नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को होने में समय लगता है, टाइम लगता है। और ऐसी अभिक्रियाएं जो होती है वो दाब, ताप, सांद्रण, इन सब चीज़ों से, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर से, कारक है जिनसे ये अभिक्रियाएं जो है प्रभावित होती है। और अभिक्रिया प्रभावित होने का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रियाओं का जो दर है वो ज्ञात किया जाता है। हम ऐसी अभिक्रियाओं के दर को ही ज्ञात करते हैं या वेग को ज्ञात करते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि इन अभिक्रियाओं में बॉन्ड को तोड़ने के लिए, नए बंध बनाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हम ताप के रूप में देते हैं, ठीक है, या रेडिएशन के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, या किसी और तरीके से दिया जाता है। तो जो ऊर्जा इनको दिया जा रहा है उन ऊर्जा पर अभिक्रिया का दर या वेग जो है निर्भर करता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे जैसे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो क्यों प्रभाव पड़ता है ताप का? क्योंकि मंद अभिक्रियाएं जो होती है इनमें नए बंध बनने के लिए और पुराने बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा हम ताप के रूप में अगर देते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप ज़्यादा ताप दोगे तो आसानी से बंध टूटने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। तो अभिक्रिया दर हम मंद अभिक्रियाओं का ही ज्ञात करते हैं। ये आणविक अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो मंद अभिक्रिया में जैसे कि एस्टर का जल अपघटन, इसका एक एग्जाम्पल है CH3 COO CH3 प्लस H2O। तो इसके जल अपघटन करने से क्या बनता है? CH3 COOH CH3OH मेथिल एल्कोहल बनता है और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड जब टूटा होगा, सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा, ठीक है। वैसे ही H2O है तो ये इसका भी बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा इस तरीके से। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक आगे रिएक्शन नहीं बढ़ सकता। जितनी तेज़ी से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बंध टूटेगा, उतनी ही तेज़ी से ये अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया का दर डिपेंड किस पे कर रहा है? ऊर्जा पे। तो इन अभिक्रियाओं में इसीलिए समय लगता है, इसलिए इनको हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। इनको पूर्ण होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम, कोई अभिक्रिया में 10 मिनट, किसी में 15 मिनट। तो इन सभी अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं तीसरी अभिक्रिया।
अति मंद अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में या जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, जैसे कई दिन लग जाए, कई वर्ष लग जाए, कई महीने लग जाए, तो इन अभिक्रियाओं को हम अति मंद अभिक्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है, जैसे कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसे हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एक सेल हो गया, सेल में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें एक एनोड और कैथोड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो ठीक वैसे ही एक सेल की भांति ही कार्य करने लगता है लोहा। जब उसके आसपास अशुद्धि हो या नमी हो, तब उस कंडीशन में लोहे में जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, और ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही धीरे धीरे होती है। इसीलिए हमको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में किसी लोहे में जंग देखने को नहीं मिलता। जंग लगने की प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि हमें महीनों के बाद या सालों के बाद किसी लोहे में जंग दिखाई देने लगता है। अब ये डिपेंड करता है कि लोहा किस प्रकार के वातावरण में है। अगर वातावरण में अशुद्धि बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जंग लगने की जो प्रक्रिया है या जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो दर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी उसमें जंग लग जाएगा। लेकिन अगर आसपास वातावरण साफ़ है, अशुद्धियाँ कम हैं, तो जंग लगने की जो प्रक्रिया होगी वो धीरे धीरे होगी। जंग जिसे हम देखते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है? Fe2O3.XH2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। जो लोहे के ऊपरी परत पर हमको जो चूर्ण दिखाई देता है, पाउडर जो दिखता है, वो क्या होता है? Fe2O3 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसे हम जंग कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है बहुत ही धीरे धीरे होती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं में भी हम दर ज्ञात नहीं कर सकते। कारण ये है कि इसमें बहुत लंबे समय तक आपको कोई भी डिटेक्टेबल चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कोई इसमें परिवर्तन आपको बहुत लंबे समय तक दिखाई ही नहीं देता, जिसकी वजह से इन अभिक्रियाओं का दर हम ज्ञात नहीं कर पाते। इसका दूसरा एग्जाम्पल है भूगर्भ में कोयले या लोहे का निर्माण। पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण। तो भूगर्भ में कोयले या पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण भी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो भी जीव जंतु वनस्पतियाँ थी वो ज़मीन के नीचे, भूगर्भ के नीचे दबती गई, धीरे धीरे करके वो बहुत गहराई पे चले गए, और अत्यधिक दाब के कारण और ताप की वजह से क्या होगा? संपीड़न की क्रिया हुई, और ये जो पदार्थ है वो कोयले और पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रक्रिया में करोड़ों साल लग गए। मतलब ये इतनी धीरे धीरे हुई ये रासायनिक अभिक्रिया कि इसमें करोड़ों साल का समय लगा। इसीलिए हम इसको अति मंद अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं, और इन अभिक्रियाओं का दर हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि एक निश्चित समयांतराल में इसमें कोई भी डिटेक्टेबल आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। डिटेक्टेबल मतलब ज्ञात परिवर्तन हमको नहीं दिखाई देता, जिससे कि हम इसका दर या वेग ज्ञात कर सकें। तो ये है अभिक्रिया के दर या वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया था। एक हमने पढ़ा तीव्र अभिक्रिया, जो कि पलक झपकते ही संपन्न हो जाए, जिसको होने में बहुत ही कम समय लगे। 10 की घात ऋण 14 से 10 की घात ऋण 12 सेकंड में ही जो अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जिसका उदाहरण क्या है? आयनिक अभिक्रियाएं, जिसमें उदासीनीकरण मतलब जो आयंस है एक दूसरे के साथ अपोजिट चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेते हैं।
अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है बहुत ही तेज़ी से संपन्न होती है, जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए तीव्र अभिक्रियाओं का भी दर ज्ञात नहीं किया जा सकता प्रयोगशाला में। दूसरा जो है मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। तो मंद अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसको संपन्न होने में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, मतलब जो धीरे धीरे संपन्न हो, जैसे 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इन अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। प्रयोगशाला में हम ज़्यादातर मंद अभिक्रियाएं ही हमें देखने को मिलती है और इन्हीं अभिक्रियाओं का प्रयोगशाला में दर जो है ज्ञात किया जाता है, क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं होती है ये आणविक अभिक्रियाएं हैं। इनमें जो बंध बनते हैं और बंध टूटते हैं तो उस प्रक्रिया में टाइम लगता है, समय लगता है, जिसके कारण इन अभिक्रियाओं का जो दर है या वेग है वो कम हो जाता है और ये मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका उदाहरण हमने देखा था एस्टर का जल अपघटन। इसी तरीके से मंद अभिक्रिया का एक दूसरा एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं। मंद अभिक्रिया का उदाहरण में आप देख सकते हैं शर्करा या सुक्रोज का रिटेंशन ऑफ सुक्रोज या प्रतीपन भी बोलते हैं जिसे, C12H22O11 प्लस H2O। तो इससे क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल है, अणु है, वो दो, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो गया, टूट गया, जिसे हम रिटेंशन ऑफ सुक्रोज भी बोलते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें भी बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, जिसके कारण इस अभिक्रिया में भी समय लगता है, टाइम लगता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी जो अभिक्रिया अति मंद अभिक्रिया, जिसको होने में बहुत ज़्यादा समय लगे, जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगे, उनको हम कहते हैं अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना और दूसरा एग्जाम्पल है कोयले या पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण होना। तो ये है अभिक्रियाओं की दर। अभिक्रिया के दर क्या होता है ये हमने देख लिया। उसके बाद दर के आधार पर अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया ये भी देख लिया। वन सेवा परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अति मंद अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया के उदाहरण पूछ सकते हैं कि कौन सा मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा अति मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से अभिक्रिया की दर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभिक्रिया जो दर है उसको किस तरीके से, उसका फॉर्मूला क्या है, कॉमन फॉर्मूला क्या है। तो ये आपको एग्ज़ाम में के दृष्टिकोण से ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। अभिक्रिया दर को ही के ही दो और अलग अलग हम शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, दर व्यंजक। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इससे पहले जो वन सेवा परीक्षा हुई थी उसमें अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक नहीं हैं। उसमें से 3 कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते थे और चौथा जो था वो प्रभावित नहीं करता था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं
अगर दोस्तों आपको अगर इस लेक्चर में या इस वीडियो क्लास में आज हमने जो पढ़ा विक्रियाओं का दर या वेग, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी होगा तो हम उस डाउट पर भी वीडियो बनाएंगे और डाउट क्लियर किया जाएगा।